और एस्टेट की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, अब हम एस्टेट 2020 यानी कि 2020 का पेपर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2019 का पेपर कर चुके हैं और इसके भी हमने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके अब स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन के अराउंड हम कर चुके हैं। ये आई होप आपने क्लास देख रखी है। अब बात करते हैं 101वें क्वेश्चन की, जहां पर ये कह रहा है इफ यू विश टू समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ ए न्यूरोसाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू चूज। अगर आप समराइज करना चाहें साइकोलॉजी और बायोलॉजी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए न्यूरोसाइंस, तो आप किस तरीके के यहाँ पर बातचीत को सही मानेंगे, किस ऑप्शन को अगर आप सही मानेंगे। तो आइए देखते हैं। थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन पूर्ण और सही तरीके से दिख पाए। हाँ जी, ये रहा। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ एनालिसिस इज द ओनली यूजफुल ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। यहाँ पर आप देखोगे अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी बातचीत करी जा रही है, यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजिकल की बात करी जा रही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर के लिए गलत है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कोई बात करी ही नहीं जा रही। फिर ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, माइंड इज स्पिरिचुअल इन नेचर एंड ब्रेन इज बायोलॉजिकल विद द अदर टू इंटरेक्ट। ये ऑप्शन अगर आप देखोगे तो स्पिरिचुअल माइंड की बात करिए जो कि आपका साइकोलॉजिकल होता है, और ब्रेन इज बायोलॉजिकल आइडेंटिटी जो कि आपके सारे इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, ऑल साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिजल्ट फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये भी आपका ठीक हो सकता है। द न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ एनालिसिस इज द ओनली यूजफुल। ओनली यूजफुल है यानी कि ये गलत होगा। कभी भी ओनली यूजफुल वन परस्पेक्टिव से नहीं हो सकता। अब आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन नंबर 3 में, तो इन्होंने साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस लिख रखा है उसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पर बता रखी है फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये मच बेटर जनरलाइज कंप्रीहेंशन व्यू है एज कंपेयर टू द ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको 2 और 3 में से चुनना चाहेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपकी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादा से अच्छी तरीके से बता पा रहा है साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द न्यूरोसाइंस। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेन द शेप ऑफ द कॉर्निया। यहाँ पर बता रहे हैं कि शेप ऑफ द आई किसकी वजह से होता है, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो आइए देखते हैं हर एक ऑप्शन को। जब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉर्निया का, तो कॉर्निया का जो आपका फंक्शन होता है वो तो है आपका रिफ्रैक्शन एंड फोकसिंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिफ्रैक्शन एंड फोकसिंग। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी। तो कॉर्निया का फंक्शन होता है आपका रिफ्रैक्ट करना, यानी कि लेयर्स के बारे में जो आपकी लाइट आती है उसको रिफ्रैक्ट करना। हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि कॉर्निया के अंदर आपकी टोटल 5 मेम्ब्रेन होती हैं, अगर आपको पिछली वाली क्लास आपने देखी है। तो कॉर्निया में क्या रहता है, कॉर्निया का बेसिक फंक्शन रहता है आपका रिफ्रैक्शन एंड फोकसिंग। क्लोराइड और शेलरा का यहाँ पर क्या फंक्शन रहता है, अगर हम बात करते हैं अलग अलग की। क्लोराइड का फंक्शन यहाँ पर होता है आपका टू प्रोवाइड द ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। आइज को ब्लड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये आपका क्लोराइड का फंक्शन रहता है। और जो आपका शेलरा रहता है इसका फंक्शन होता है आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर आई शेप, यानी कि जो आई की शेप होती है उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट करना। तो यहाँ पर शेप ऑफ द आई की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको शेलरा यानी कि ये सही ऑप्शन है। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4 में भी शेलरा दे रखा है। रेटिना क्या होता है, रेटिना आपको पता ही है सिर्फ और सिर्फ मेनली किसके लिए रहता है, ये आपके विजन के लिए यानी कि देखने के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर, चूंकि शेलरा तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर आई फंक्शन। कोर्निया में यहाँ पर क्या रहता है रिफ्रैक्शन ऑन फोकसिंग। तो अगर आप देखोगे दोनों में, यहाँ पर कोरोइड में ब्लड्स और न्यूट्रिएंट्स है, जबकि ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर शेप ऑफ आई में कोई बात नहीं करी गई है। तो कोर्निया जो आपका रिफ्रैक्शन और फोकसिंग करता है, आपकी आई की शेप मेंटेन करना, कब ज्यादा आपकी आईज खुल रही हैं कब कम खुलनी है, ये आपका कहीं ना कहीं कोर्निया से रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आईज में रोशनी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो आई क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। पिपल उसका क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और आँख भी जो आप है वो बहुत धीरे खोलते हो।
दैट इज यानी कि कॉर्निया और शेलरा इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, इन स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट जैसे कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम लिमिट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, हर एक के लिए टाइम लिमिट होती है, बिल्कुल ठीक है। ऑल द आइटम्स आर ऑफ द सेम डिफिकल्टी, बिल्कुल ठीक है। देखिए स्पीड टेस्ट में बेसिकली हम क्या चेक करते हैं कि आप कितनी स्पीड में कितने जो क्वेश्चन है या फिर टेस्ट को सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज स्पीड टेस्ट। तो टाइम लिमिट होती है, तब जब आप टाइम लिमिट होगी तभी तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, और हर एक क्वेश्चन का सेम डिफिकल्टी लेवल रहता है, बिल्कुल ठीक है। दीज टेस्ट डू नॉट हैव द टाइम लिमिट, बिल्कुल गलत है। अगर टाइम लिमिट ही नहीं रहेगी तो फिर स्पीड कैसे बनेगी? फिर तो हमने आपको कह दिया 10 क्वेश्चन करने हैं, कोई टाइम ही नहीं है, आप 10 घंटे में करिए, 4 घंटे में करिए, फिर स्पीड का उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, कह रहा है क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग इज, आइए देखते हैं। क्लाइंट सेंटर यानी कि जहां पर जो आपका क्लाइंट होता है वो डायरेक्शन को चूज करता है। क्लाइंट सेंटर मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो डायरेक्शन चूज कर रहा है, किस चीज की? आपकी काउंसलिंग की। अब काउंसलिंग में डायरेक्शन चूज करने का यहाँ पर मतलब है कि किस रफ्तार से हमें आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, सब किसके ऊपर होता है? क्लाइंट के ऊपर। तो क्लाइंट सेंटर यानी कि डायरेक्शनल, राइट। अगर हम बात करते हैं नॉन डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पर काउंसलर का कोई रोल नहीं है, क्लाइंट का रोल है। यानी कि क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में जो आपकी काउंसलिंग है उसे ले जा सकता है। डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है कि काउंसलर अपने अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है उसकी डायरेक्शन को चूज करता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। एक्लेक्टिक काउंसलिंग वो काउंसलिंग होती है जो अकॉर्डिंग टू द लेवल या फिर आपको कॉम्बिनेशन, आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काउंसलिंग की, अलग अलग तरीके की काउंसलिंग आप जब एक इंडिविजुअल पे यूज करते हो बेस अपॉन द सर्कमस्टांसिस, तब उसे एक्लेक्टिक कहते हैं। और ग्रुप काउंसलिंग आपको पता ही होगा, जो ग्रुप के साथ करी जाती है, डेट इज योर ग्रुप काउंसलिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्लाइंट सेंटर क्या होती है? डायरेक्शन लेस होती है। डायरेक्शन का मतलब कि जो आपका क्लाइंट होता है वो डायरेक्शन को चूज करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 105 गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इन सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर द absence of the external stimuli a patient feel that something happening inside of the body such as snake। वो कह रहा है कि जबकि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है फिर भी उसे कैसा फील हो रहा है कि उसकी बॉडी के ऊपर सांप चल रहे हैं, स्टोमक के ऊपर या स्टोमक के अंदर। अब देखते हैं, ये इन्होंने 4 टाइप ऑफ द विजुअलाइजेशन दे रखा है या फिर हेलुसिनेशन दे रखा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन क्या होता है? जब आपको विजुअली कुछ चीजें नहीं है लेकिन आपको वो चीज दिख रही है, दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन। गुस्टैट्रो हेलुसिनेशन कौन सा होता है? जब आपके ऊपर किसी भी तरह का सेंस ऑफ टेस्ट ना हो। सेंस ऑफ टेस्ट मतलब कि अब्सेंस है, कोई चीज आपने खाई नहीं है लेकिन आपको उसका टेस्ट आ रहा है। जो चीज आपने खाई नहीं है उसका टेस्ट आ रहा है, आप कहोगे कि यार ये अलग चीज का है, इसका अलग टेस्ट है। कई बार इट में पॉसिबल कि फीकी चीजें है और आप कहोगे कि मीठा टेस्ट आ रहा है। जब मीठी चीज है फिर भी आपको एक अलग तरीके का टेस्ट आ रहा है, दैट इज गुस्टाट्रो हेलुसिनेशन। सोमैटिक हेलुसिनेशन रहता है आपका फिजिकली, कि इंडिविजुअल को फिजिकली कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, दैट इज सोमैटिक हेलुसिनेशन। ओल फैक्ट्री आपका रहता है स्मेल से रिलेटेड, किसी भी तरह की अजीब तरीके की स्मेल आना या फिर इतनी अच्छी स्मेल आना कि आप बेहोश होने तक पहुंच जाते हो, इसको दूसरा नाम कहते हैं आपका फैंटोसोमेनिया। फैंटोसोमिया, इस चीज का भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, फिजिकली बॉडी की बात करिए कि उसको ऐसे लग रहा है कि उसके स्टोमक के ऊपर जो स्नेक्स हैं वो क्रॉलिंग कर रहे हैं इनसाइड। तो सोमैटिक हेलुसिनेशन इज द राइट आंसर। ओके, 106 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट ऑफ द जर्मनी हैज कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट हिमसेल्फ ऑन द रैशनले ऑफ द फॉरगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने फॉरगेटिंग के बारे में पूछ रखा है, तो ध्यान रखना गाइस, जब भी फॉरगेटिंग की बात करें तो सबसे पहले आपका एबिंगॉस का नाम आता है। एबिंगस ने आपका बहुत सारी चीजें दी थी, सारी मेमोरी के ऊपर दी थी और फॉरगेटिंग के ऊपर दी थी।
इन्होंने, अगर हम एबिंगस की बात करें, बार्टलेट की बारे में बात करें, तो इन सब ने मेमोरी के ऊपर काम करा हुआ है। आइए देखते हैं क्या 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 कहते हैं। सबसे पहले बार्टलेट के बारे में बात करते हैं। तो बार्टलेट ने क्या दिया था यहाँ पर, बार्टलेट ने आपको रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी थ्योरी दी थी। मैं यहाँ लिख देता हूं, रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी थ्योरी। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी थ्योरी, किसने दी है, बार्टलेट ने। तो अकॉर्डिंग टू द बार्टलेट, रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी थ्योरी क्या थी कि उन्होंने इंडिविजुअल को बताया था कि जो हमारी मेमोरी होती है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द इंडिविजुअल करंट नॉलेज एंड द बिलीफ। कि जो हमने मेमोरीज, जो हमारी पास्ट की मेमोरी है, हमें ऐसा लगता है कि मेमोरी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बार्टलेट इन्होंने ये कहा कि जो आपकी पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं वो रिकंस्ट्रक्ट होती रहती है, यानी कि बदलती चलती हैं। और कैसे कैसे बदलती चलती हैं, जो आपके पर्सनल करंट जो सिचुएशन है, करंट जो नॉलेज है, करंट जो आपके बिलीफ है, उसके बेसिस पर जो आपकी मेमोरीज रहेंगी पास्ट की, वो दोबारा कंस्ट्रक्ट होने लग जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी थ्योरी गिवन बाय द बार्टलेट। एबिंगस ने भी क्या बात करी, एबिंगस ने पुअर पर फॉरगेटिंग की बात करी है। इन्होंने दिया है फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व में इन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग के, जब भी आप किसी चीज पढ़ते हो, उसके 1 घंटे बाद ड्रास्टिकली वो चीज क्या होती है, फॉरगेटिंग कर्व डाउन में जाता है। यानी कि चीजें भूलने के सबसे ज्यादा चांसेस कितने होते हैं, शुरुआत के 1 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद 24 घंटे तक वो धीरे 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 नीचे जाता है। अगर 24 घंटे के बाद जितना वो रहता है मेमोरी में, फिर वो उतना ही रहता है, उससे नीचे ज्यादा नहीं जाता। तो फॉरगेटिंग कर्व की यहाँ पर बात करी इन्होंने। नॉन सेंस सिलेबाई की भी बात करी थी। आपने आई होप 11th में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे होंगे। नॉनसेंस सिलेबल के बारे में यहाँ पर बात करी है इन्होंने। सीरियल पोजीशन, रिसेंसी इफेक्ट और प्राइमेसी इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं, वो भी इन्हीं के बेसिक्स पर आया था। सीरियल पोजीशन की यहाँ पर इन्होंने बात करी है। स्पेसिंग इफेक्ट के भी यहाँ पर इन्होंने बात करी है। तो कभी भी जब आप एबिंगस का नाम देखें, तो ये कोई भी अगर ऑप्शन में दे रखा हो, तो आप बिना देखे मार्क कर सकते हैं। फॉरगेटिंग में जब भी आएगा क्वेश्चन, आप एबिंगस को मार्क करोगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। टल्विंग ने क्या करा है, टल्विंग ने आपकी एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी की यहाँ पर बात करी है। एपिसोडिक या फिर सीमेंटिक। एटकिंसन के बारे में बात करते हैं। एटकिंसन ने मोटिवेशनल थ्योरी यहाँ पर दी थी। अब मोटिवेशनल थ्योरी क्या होती है, आइए ये भी देख लेते हैं। 1 मिनट पहले लिख लेते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पर एटकिंसन ने मोटिवेशनल थ्योरी की बात करी है। यहाँ पर इन्होंने मोटिवेशनल थ्योरी में क्या बताया था कि मोटिवेशन टू अचीव सक्सेस एंड मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। एक इंडिविजुअल रहता है, वो अपनी मोटिवेट रहता है कि मेरे को इस सक्सेस को अचीव कैसे करना है, और ये जो फेलियर है या फिर मैं इस चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा, उसे कैसे अवॉइड करना है। इसके बारे में डीपली आप दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा तो भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मोटिवेशनल थ्योरी की बात आपकी एटकिंसन ने करी है। तो अगर हम इसके ऑप्शन के सही ऑप्शन के बारे में बात करें, तो एबिंगस इज द राइट आंसर। तो 106 का आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। ये हमने बहुत कर रखा है। ए कॉलेज स्टूडेंट हैज ऑफर्ड ए पार्ट टाइम जॉब। उन्हें क्या मिली, एक पार्ट टाइम जॉब मिली। द थॉट ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा मनी साउंड्स गुड बट द जॉब साउंड्स बोरिंग। एक तरफ अगर आप देखेंगे कि उन्हें लग रहा है कि भाई जॉब करेंगे तो क्या आएगी, मनी आएगी। मनी कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन जो जॉब है वो क्या है बेटा, वो है आपकी बोरिंग। बोरिंग है यानी कि नेगेटिव। तो एक तरफ वो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव में कोई भी इंडिविजुअल क्या करना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है। नेगेटिव में क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी इंडिविजुअल क्या करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, अवॉइडेंस। अप्रोच अवॉइडेंस कोई है, अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अप्रोच और अवॉइडेंस, पहले में अप्रोच करना चाहते हैं, दूसरे में अवॉइड करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4th इज द राइट आंसर। राइट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये हमने बहुत बार कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 108, ये तो आई थिंक आप बिना पढ़े कर सकते हैं। आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आर स्क्वायर की बारे में बात करूँ, आर स्क्वायर क्या होता है आपका, वेरिएंस, वेरिएंस परसेंटेज। तो वो आपकी 0 to 1 रहती है, हमेशा याद रखना। क्योंकि कोई भी चीज का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। इस चीज का आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपने हमारे स्टेट्स की वीडियो देखी है तो आई होप आपको
बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा। Tribal society of the Africa lives in the circular hut. They show less error in a geometrical illusion than the people live in the house with the angular walls. ये कौन सा क्वेश्चन से? चैप्टर नंबर 5 से है ये आपका। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो सर्कुलर हट्स में रहते हैं और इसलिए वो लेस एरर शो करते हैं ज्योमेट्रिकल इल्यूजन में। क्योंकि वो सर्कुलर हट्स में रहते हैं इसलिए ज्योमेट्रिकल इल्यूजन में उन्हें कम एरर होती है, यानी कि ज्यादा एरर वो नहीं करते हैं। इल्यूजन देन पीपल लिव इन द हाउस विद द एंगुलर वॉल्स, और बजाय किसके, जो लोग एंगुलर वॉल्स जैसे कि नॉर्मल वॉल्स के अंदर हम रहते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑन परसेप्शन। बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे कि फिजिकल स्ट्रक्चर का, यानी कि जिस तरीके से आप जहां पर रहते हैं उसका आपके परसेप्शन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर एक इंडिविजुअल है, जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक इंडिविजुअल है जो अलास्का में रहता है या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ द स्नो बता सकता है। मीन एक इंडिविजुअल है जो कि नॉर्मल जहां पर बर्फ नहीं पड़ती है, वो बर्फ के डिफरेंट टाइप कभी नहीं बता सकता कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। एक इंडिविजुअल जो कि फार्मर है और एक तरीके से वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट्स देखते ही बता देगा कि ये अच्छा है या किस क्वालिटी का है, एज कंपेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल। तो यहाँ पर चूंकि परसेप्शन से लिया गया है ये क्वेश्चन इल्यूजन की कैटेगरी में, यहाँ पर ये साफ साफ बताया जाता है कि इंडिविजुअल जिस तरीके के रहन सहन में रहता है उसके अकॉर्डिंग उसे फिजिकल स्ट्रक्चर में या परसेप्शन देखते वक्त उसमें इल्यूजन के चांसेस उतने कम या फिर ज्यादा हो जाते हैं। राइट। तो 109 का बाकी डिस्कस करने की तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो साफ सीधा सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जर्नलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट? देखिए सबसे ज्यादा जर्नलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका DAT माना जाता है। डैट जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DAT। अगर आप देखेंगे टाइपिंग एप्टीट्यूड आपका टाइपिंग के लिए मेजर करा जाता है। मैकेनिकल आपकी मैकेनिकली के लिए बनाया जाता है, दैट मीन्स मोटर एक्टिविटी के अंदर। क्लरिकल एप्टीट्यूड और डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर काफी कुछ सिमिलरिटी मानी जाती है। यहाँ पर भी आप न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करी जाती है, यहाँ पर भी आपकी वर्बल एबिलिटी चेक करी जाती है। यहाँ पर भी फर्क इतना है कि मोर कॉमन आपका अगर आप बात करेंगे तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है एज कंपेयर टू द क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर ये आपका 110 क्वेश्चन समाप्त होता है और इसी तरीके के वीडियो में यहाँ तक ये भी एंड होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है। लाइक करें, शेयर करें। देखिए नॉलेज आपकी बढ़ती चलेगी जैसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉट साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे।